गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछली बार लेक्चर में देखा था कि भाई कोई भी रासायनिक प्रक्रिया कैसे होती है, उसकी धातु कर्म विधि में डेल्टा जी ऊष्मागतिकी की सिद्धांत गिब्स मुक्त ऊर्जा कैसे काम करती है, ठीक है ना। उसका सूत्र से हम लोगों ने जो है वो पढ़ाई की थी। अब हम लोग आगे चलते हैं। कुछ समीकरण हम लोगों ने देखे थे, उसमें डेल्टा जी का मान कैसे ऋणात्मक आता है वैसा हम लोगों ने अभ्यास किया था, ठीक है। कि भाई धातु के जो ऑक्साइड होता है उसका रिडक्शन करते हैं, धातु के ऑक्साइड के रिडक्शन में से ऑक्सीजन दूर हो जाता है तो हम लोगों को सिर्फ धातु प्राप्त होता है। ये प्रक्रिया हम लोगों ने देखी थी। उसके लिए हम लोगों ने अपचायक इस्तेमाल किए थे। प्रत्येक रासायनिक प्रक्रिया के लिए उसका एक निश्चित अपचायक होता है। उसी तरह धातु के ऑक्साइड में से धातु प्राप्त करना हो, उसका अपचयन करना हो, तो उसके लिए भी एक निश्चित अपचायक होता है। तो वैसी विभिन्न तरह की यहाँ पे प्रक्रियाएं दिखाई गई हैं। उसमें से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6.21 नंबर की जो प्रक्रिया है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि भाई ये धातु का ऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, धातु के ऑक्साइड का रिडक्शन होगा, अपचयन होगा। धातु कितने मोल है वो नहीं पता, लेकिन ऑक्सीजन एक ही मोल है। एक ऑक्सीजन का मोल कार्बन मोनोऑक्साइड में जुड़ जाएगा तो वो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। और धातु का जो धातु यहाँ पर बचा है वो जितने मोल होगा, जितना मोल लिया होगा वो हम लोगों को प्राप्त होगा। अब ये रासायनिक प्रक्रिया जो है वो हम लोग देख सकते हैं कि धातु के ऑक्साइड का अपचयन होकर धातु प्राप्त हुई है, उसमें से ऑक्सीजन दूर होकर कार्बन मोनोऑक्साइड में जो है वो जुड़ चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः ऐसी अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा जी 0R लिखा जाता है, ठीक है ना। लेकिन उसके संगत ऑक्साइडों के लिए हम लोग ऑक्साइड होगा तो इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, फ्यूज़न है, और ये क्या है, रिएक्शन है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि तापन अर्थात बढ़ता टेम्परेचर डेल्टा जी आर के ऋणात्मक मान के लिए सहायक होता है। हम लोगों ने सूत्र देखा था ना, क्या सूत्र देखा था, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी का मान पॉजिटिव कब आएगा, जब ये दोनों बढ़ते जाएंगे। इसमें से टी का मान भी जो है बढ़ाना पड़ता है। अगर तापमान बढ़ाएंगे तो ये मूल्य दोनों का गुणनफल बढ़ेगा, जिससे मान बढ़ जाएगा, ऋणात्मक मान आएगा, डेल्टा जी का मान ऋणात्मक मिलेगा, रासायनिक प्रक्रिया अपने आप होगी। डेल्टा जी तथा टी का अगर हम लोग आरेख खींचे, डेल्टा जी विरुद्ध टी का अगर हम लोग आरेख खींचे तो हम लोगों को वक्र प्राप्त होता है, और दोनों वक्र मिलते हैं और दोनों वक्र एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। वैसे यहाँ पर इनकी ज़्यादा हम लोगों को चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप लोग ग्राफ देखना चाहो तो ग्राफ देख सकते हो, पेज नंबर 163 163 नंबर के पेज पर वो ग्राफ दिया गया है। उस ग्राफ में डेल्टा जी विरुद्ध तापमान का यहाँ पर ग्राफ दिया गया है, कि जहाँ पर वक्र जो है, बहुत सारी वक्र जो हैं, वह बहुत सारी वक्र नहीं है, 2 वक्र हैं, कि जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और कार्बन का ऑक्सीजन के साथ मेल होकर कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है। ये दोनों वक्र, एक लकीर ऊपर की तरफ जा रही है, एक लकीर नीचे की तरफ आ रही है, और दोनों एक दूसरे को जो है वो काट रहे हैं। और तीसरी लकीर भी जो है इन दोनों को काट रही है, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ये मेन 3 जो है एक दूसरे को जहाँ पे वो काट रही है, ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ पर रासायनिक प्रक्रिया देखना चाहते हैं और उदाहरण देखना चाहते हैं। उदाहरण में क्या दिया गया है, उदाहरण 6.1 की बात करते हैं कि भाई ऐसी स्थिति सुझाइए जिसमें मैग्नीशियम एल्यूमिना का चयन करें। मैग्नीशियम धातु एल्यूमिना, जिसमें से हम लोगों को एल्यूमिनियम मिलता है, ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, उसका रिडक्शन करता है। ऐसी प्रक्रिया हम लोगों को लिखनी है। तो इसके लिए हम लोगों को 2 प्रक्रिया देखनी पड़ेगी। पहले तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाना पड़ेगा और मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाना पड़ेगा। फिर दोनों को मिश्र करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की धातु के साथ प्रक्रिया करके हम लोग क्या करेंगे, धातु का
रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले एल्यूमिनियम लेंगे, ठीक है, एल्यूमिनियम का पहले ऑक्साइड बनाएंगे। चलो मैं लिख लेता हूँ उदाहरण 6.1। तो पहले एल्यूमिनियम लिया, दूसरा हमारे पास मैग्नीशियम है, ठीक है। एल्यूमिनियम को पहले हम लोग ऑक्साइड रूप में लाएंगे। चलो एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को इसका संतुलन करना पड़ेगा। अब संतुलन में ऐसा होता है कि ऑक्सीजन के पास -2 होता है इसलिए 2 होगा, एल्यूमिनियम के पास +3 होता है इसलिए। ऐसा क्यों हुआ, देखो हम लोग पढ़ चुके हैं, एल्यूमिनियम +3 होता है और ऑक्सीजन 2- होता है। तो अगर हम लोग इसका अणुसूत्र बनाएं तो 2 यहाँ आएगा और 3 यहाँ आएगा। तो अगर ये अणुसूत्र सेट करना हो तो फिर इसको कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए अगर इसको पूरा हल करोगे ना, संतुलन करोगे तो संतुलन ऐसे मिलेगा, ऐसे संतुलन मिलेगा, ठीक है ना। इसको गोखना नहीं है, ये रटना नहीं है। एल्यूमिनियम के ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करोगे तो Al2O3 देगा, एल्यूमिनियम के ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करोगे तो Al2O3 देगा। ये तो हम लोग 11वीं में पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन उसका संतुलन कैसे हुआ वो भी हम लोगों ने 11वीं में सिखाया था। वो संतुलन इस तरह से करना है। अब हम लोगों को मिल गया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इस तरह से धातु भी क्या ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया कर पाता है कि नहीं कर पाता है वो भी देखना ज़रूरी है। तो धातु ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करेगा कि नहीं, तो अगर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिखेंगे तो ऐसा होगा, तब ये 2 मोल होगा तो ये भी 2 मोल होगा, ठीक है। अब एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ये रहा और मैग्नीशियम का ऑक्साइड, अगर इनका ग्राफ बनाएं, ठीक है ना, और इनका ग्राफ बनाकर प्रतिच्छेदन बिंदु देखें तो डेल्टा जी जो है उनका मूल्य 0 हो जाएगा, अर्थात ये प्रक्रिया जो है वो होने वाली है। तो मैग्नीशियम जो है एल्यूमिनियम का जो है रिडक्शन कर सकता है, अपचयन कर सकता है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, तो हम लोगों को पहले एल्यूमिनियम को ऑक्साइड लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस धातु का हम लोग अपचयन करना चाहते हैं उसका ऑक्साइड लेना पड़ेगा, और जिस धातु से उसका अपचयन करना पड़ता है वो हम लोग वो धातु ओरिजिनल रूप में लेंगे, ठीक है। तो ये इसके इतने मोल और मैग्नीशियम के इतने मोल, जिससे हम लोगों को प्रक्रिया होकर क्या होगा, क्या मिलेगा, ऑक्सीजन धातु के साथ जुड़ जाएगा और एल्यूमिनियम धातु हम लोगों को प्राप्त होगी। तो इस तरह से हम लोग धातु का क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं और धातु प्राप्त कर सकते हैं। तो मुख्यतः ये बात थी कि जिस धातु से आप लोग रिडक्शन करना चाहते हो, पहले तो जिसका रिडक्शन करना है उसको ऑक्साइड स्वरूप में लाना पड़ेगा, ठीक है। बाद में वो ऑक्सीजन दूर कर देगा, उसका अपचयन हो जाएगा। ऊष्मागतिकी के अनुसार संभव होते हुए भी व्यावहारिक रूप से एल्यूमिनियम के धातु कर्म में मैग्नीशियम धातु का उपयोग एल्यूमिनियम के अपचयन में नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु से पहले के तापमानों पर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को अपचित कर सकता है, परंतु प्रक्रम आलभ कर होगा, कर तो सकता है लेकिन वो फ़ायदा कारक होगा नहीं, इसलिए हम लोग वो प्रक्रिया करेंगे नहीं। प्रक्रिया होती है लेकिन फ़ायदा कारक नहीं है, इसलिए प्रक्रिया को हम लोग नहीं करेंगे। तीसरा उदाहरण, यदि अपचयन के तापमान पर निर्मित धातु द्रव अवस्था में हो तो धातु ऑक्साइड का अपचयन आसान क्यों होता है? देखो पहले से ही वो धातु जो है द्रव अवस्था में है, तो लिखा गया है कि धातु द्रव अवस्था में पहले से ही है। अब उसका ऑक्साइड बनाएंगे और फिर उसका रिडक्शन करेंगे, तो क्या ये पॉसिबल होगा? तो देखते हैं। यदि धातु ठोस अवस्था की बजाय द्रव अवस्था में हो तो एंट्रोपी अधिक होती है, सीधी बात है। ठोस अवस्था में उसकी संरचना, परमाणुओं की संरचना जो है वो व्यवस्थित होती है, इसलिए उसकी एंट्रोपी कम होती है। लेकिन अगर उसे द्रव अवस्था में लाया जाएगा तो उसके परमाणुओं की जो व्यवस्था है थोड़ी सी बदल जाती है, तो वो अव्यवस्था हो जाती है, इसलिए उसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है। जब निर्मित धातु द्रव अवस्था में होती है और अपचेत होने वाला धातु ऑक्साइड ठोस अवस्था में होता है तो अपचयन प्रक्रम के एंट्रोपी परिवर्तन का मान अधिक धनात्मक हो जाता है। तो देखो, अगर धातु अवस्था में होगा तो एंट्रोपी कम होगी, अगर वो द्रव अवस्था में होगा तो उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी। अब एंट्रोपी ज़्यादा होगी तो डेल्टा एस का मूल्य क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। डेल्टा एस का मूल्य ज़्यादा हो जाएगा तो इन दोनों का गुणनफल भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर ज़्यादा हो जाएगा मूल्य तो ये ऋण है, तो ऋण वैल्यू क्या आएगी? ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो डेल्टा जी की वैल्यू अगर ऋणात्मक आ जाएगी तो प्रक्रिया सरलता से होती है, अर्थात अपचयन जो है वो सरलता से होने लगता है। बोलो, समझ में आया? ठीक है।
यहाँ तक। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं 6.4.1, इसका उपयोग। हम लोगों ने यहाँ पे जो पढ़ा ऊष्मागतिकी सिद्धांत जो हम लोगों ने पढ़ा है उसका उपयोग कैसे। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, धातु को ऑक्साइड में रूपांतर किया और फिर क्या किया, धातु बनाया, अर्थात क्या हुआ, अपचयन हुआ। उसके लिए हम लोगों ने अपचयन कारक पदार्थ इस्तेमाल किए थे। उसका उपयोग हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो पहला उपयोग कहाँ देख रहे हैं, आयरन। आयरन मतलब लोहा, लोहे का, आयरन का इसके ऑक्साइड से निष्कर्षण। चलो पहले हम लोगों को आयरन चाहिए। आयरन कहाँ से मिलेगा, उसके अयस्क में से। अयस्क को प्राप्त करना पड़ेगा। अयस्क का हम लोग क्या करेंगे, सांद्रण। सांद्रण के पश्चात आयरन के ऑक्साइड अयस्कों के मिश्रण से जल को हटाने, कार्बोनेटों का अपघटन करने तथा सल्फाइड को ऑक्सीकृत करने के लिए इनका निस्तापन, मर्जन किया जाता है। उसका मतलब ये हुआ कि भाई जब हम लोग आयरन का सांद्रण कर लेंगे ना, उसके बाद अयस्क के अंदर ऑक्साइड होता है, जल होता है, कार्बोनेट होता है, ये सारी चीज़ें, सल्फाइड होता है, उसके अंदर जुड़ी हुई होती है, उसको निकालना ज़रूरी है। इसके लिए इन्हें चूना पत्थर तथा कॉक मिलाकर वात भट्टी में ऊपर से डाल देते हैं। चित्र 6.5 देख सकते हो आप लोग टेक्स्ट बुक के अंदर कि धातु के अयस्कों को उसके वात भट्टी के ऊपर से जो है हम लोग डालते हैं। यहाँ ऑक्साइड धातु में अपचित हो जाता है, मतलब कि धातु के अंदर जितना भी ऑक्साइड होगा, जितना भी ऑक्सीजन होगा, उसको गर्म करने से वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और धातु जब ऑक्सीजन से अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन दूर हो जाएगा, तो धातु का अपचयन हो जाएगा और धातु प्राप्त हो जाएगी। वात भट्टी में आयरन ऑक्साइड का अपचयन विभिन्न तापमान परिसरों में होता है। मतलब कि यहाँ पर जो भी प्रक्रिया देखने को मिलेगी, मतलब कि धातु का ऑक्साइड जो हम लोगों ने अयस्क के रूप में लिया था, उसमें से ऑक्सीजन का दूर होना ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। क्योंकि जैसे जैसे वात भट्टी में अयस्क ऊपर से नीचे की तरफ जाता है तो धीमे धीमे तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है। ऊपर की तरफ तापमान कम होता है, नीचे की तरफ तापमान अधिक होता है। इस तरह से तापमान में अंतर देखने को मिलता है। तो जैसे ही धातु के ऑक्साइड के अयस्क को ऊपर से नीचे की तरफ डालते हैं तो धीमे धीमे तापमान बढ़ने लगता है और ऑक्सीजन जो है वो दूर होने लगता है। भट्टी में गर्म हवा निचले पेंदे से प्रवाहित की जाती है एवं कोयले के द्वारा निचले भाग का तापमान लगभग 2200 केल्विन तक पहुंचा दिया जाता है। तो इतना गर्म किया जाता है। इस प्रकार कोयले का दहन इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक अधिकतर ऊष्मा की पूर्ति कर देता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि भाई वात भट्टी के तापमान को बढ़ाने के लिए कोयले का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कोयले का इस्तेमाल यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, और कोई तरीका नहीं है उसे गर्म करने का। तो जब कोयले को हम लोग गर्म करते हैं तो साथ में कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिश्र होकर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पन्न करता है। अर्थात वात भट्टी में दो तरह के फ़ायदे देखने को मिलते हैं। एक तो तापमान बढ़ता जाता है, दूसरा उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसें भी वहाँ पर उत्पन्न होने लगती हैं। भट्टी के ऊपरी भाग में तापमान कम होता है तथा ऊपर से आने वाले आयरन के ऑक्साइड विभिन्न पदों में आयरन मोनोऑक्साइड में अपचित हो जाते हैं। मतलब कि जब ये पहले Fe2O3 था या तो Fe3O4 था, तब उसका रिडक्शन होकर उसमें से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और मिलता है आयरन मोनोऑक्साइड।
इन अभिक्रियाओं को संक्षेप में लिखा जाए तो ध्यान रखो कि भाई बोर्ड के अंदर ये थियरी जो है वो पूरी नहीं पूछी जाती है। थियरी को जो है वार्ता में नहीं पूछते हैं, ये सीधा पूछते हैं कि बताओ कि इसमें से ये कैसे बना रासायनिक प्रक्रिया के रूप में। तो अलग अलग तापमान पर यहाँ पर थियरी को बांट लिया जाता है कि भाई पहले तापमान लेते हैं 500 से 800 केल्विन तापमान। इस तापमान के मध्य, ऐसा बोर्ड में एक सवाल आ सकता है कि भाई इस तापमान के मध्य होने वाली प्रक्रियाओं को लिखें और आयरन ऑक्साइड का कैसे वहाँ पर अपचयन होकर प्राप्त होता है वो भी बताएं। तो पूरी प्रक्रिया जो है हम लोग लिखते हैं कि भाई Fe2O3 पहले होता है, कोयले में से प्राप्त कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जिससे पहले Fe3O4 और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अब ये जो Fe3O4 हम लोगों को मिला है वो वात भट्टी में अभी भी कार्बन मोनोऑक्साइड उपस्थित है, उससे उसका रिडक्शन होकर धातु प्राप्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। और Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इस तरह से भी प्रक्रिया करके FeO मोनोऑक्साइड प्राप्त करता है। उसका मतलब ये हुआ कि जब वात भट्टी में हम लोगों ने इसको ऊपर से डाला तो वात भट्टी में तो सभी जगह कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो वो क्या चीज़ें बनाता है, एक ये बनाता है। ये जब बन जाती है तो हवा में रहे हुए उसके साथ ये भी प्रक्रिया करती है, ये बन जाता है, धातु बन जाता है। ऊपर से Fe2O3 जब प्रक्रिया करती है तो इसके साथ साथ ये भी बनाता है। तो जब Fe2O3 प्रक्रिया करता है तो दो चीज़ें मिलती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, और ये वाली प्रक्रिया करके ये बनाता है। तो टोटल चीज़ें कितनी प्राप्त हुई, तो ये तीनों चीज़ें जो हैं हम लोगों को प्राप्त होती हैं। चूना पत्थर भी कैल्शियम ऑक्साइड में विघटित हो जाता है। सिलिकेट अयस्क से अशुद्धियों को धातु मल के रूप में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर धातु को जब हम लोग ये प्रक्रिया में शामिल किया था तब उसके साथ साथ हम लोगों को और भी जो है ख़राब चीज़ें जिसको हम लोग अशुद्धियाँ बोलते हैं वो भी प्राप्त होती है। जैसे कि सिलिकेट हम लोगों को अशुद्धियों को धातुमल के रूप में उसको हम लोग निकाल लेते हैं। धातुमल गलित अवस्था में लोहे से अलग हो जाता है। चलो अब ये तापमान था। इस इतने तापमान के साथ साथ जब ये चीज़ें नीचे पहुंचने लगती हैं, नीचे मतलब वात भट्टी में जब ऊपर से ये डाला गया था पहले तापमान कम था, नीचे की तरफ जाओगे तो तापमान बढ़ेगा। कम तापमान पर इतने तापमान के परास के मध्य ये मिल रहा है, और अधिक तापमान पर क्या होगा, और अधिक तापमान पर ये कोयला कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रक्रिया करके और भी कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। जब ये ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड की खाना पूर्ति इससे होती है, जो ये इसके साथ प्रक्रिया करने में काम में आती है। ऊपर से ये जो FeO बना है वो नीचे की तरफ आ रहा है, और नीचे हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये रहा, उसके साथ वो प्रक्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड दूर हो जाता है और धातु प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर मूल काम है तापमान का। यहाँ पर मूल काम किसका है, तापमान का। जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है उसका अपचयन बढ़ता जाता है, धातु प्राप्त होती जाती है। वैसा ही हम लोगों ने ऊष्मागतिकी सिद्धांत में भी देखा था। तापमान बढ़ता जाएगा तो डेल्टा जी का मान अधिक ऋणात्मक आएगा, ऋणात्मक आएगा तो सरलता से प्रक्रिया होगी और उत्पाद हम लोगों को प्राप्त होगा। चलो अब हम लोगों ने यहाँ से प्रक्रिया की शुरुआत की थी, ठीक है ना, और हम लोगों को प्राप्त हो गया है ये धातु Fe। अब हम लोग आगे प्रक्रिया देख रहे हैं। ऊष्मागतिकी के हमें ये समझने में सहायता करती है कि कॉक ऑक्साइड को क्यों अपचित करता है तथा इस भट्टी का चयन क्यों किया जाता है। इस प्रक्रम में एक महत्वपूर्ण चरण अपचयन है कि जिसकी अभिक्रिया निम्नलिखित समीकरण से हो रही है कि ये वाली प्रक्रिया जो है एक खास तौर है कि भाई फेरिक ऑक्साइड जो है, फेरस ऑक्साइड हमारे पास जो है वो कार्बन के साथ प्रक्रिया करके धातु आयन और कार्बन मोनोऑक्साइड बना दें। जितना ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा खाना पूर्ति कार्बन मोनोऑक्साइड की यहाँ पर होती रहेगी। अर्थात यहाँ पर मेन चीज़ है ये तापमान। तो वात भट्टी क्यों हम लोग लेते हैं और क्यों इसे गर्म करने देते हैं और कैसे धातु प्राप्त होती है, तो बिल्कुल सरल है, सिर्फ गर्म करो और धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करो।
इसे तो सामान्य अभिक्रियाओं के युग्मन के रूप में भी देखा जा सकता है। इनमें से एक में एफिक चेन होता है और दूसरे में ऑक्सीकृत होता है। ये सब चीज़ हम लोग जानते हैं। ठीक है कि भाई कोई भी रासायनिक प्रक्रिया जब होती है, अगर मानो कि एक से अधिक स्टेप में होती हो तो प्रत्येक स्टेप के लिए हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, और जो भी ऊर्जा का जो परिवर्तन आता है उसके प्रत्येक स्टेप का योग करके हम लोग प्राप्त करते हैं। ऐसा हम लोगों ने 11वीं कक्षा में पढ़ा था। ठीक है, चल स्वाभाविक है कि परिणामी अभिक्रिया तभी संपन्न होगी जब समीकरण के दायां पक्ष ऋणात्मक होगा। चित्र 6.6 में हम लोग डेल्टा जी आर तथा टी के मध्य जो वक्र एफ ई और परिवर्तन को निरूपित किया गया है वह ऊपर की ओर जाता है। देखो, इस ग्राफ को अगर समझाना हो तो मैं वीडियो में नहीं समझा सकता हूँ। उसके लिए अगर हम लोग खुद जो है स्कूल में पढ़ाने का मौका मिलेगा तो आप लोग मुझे याद दिलाना कि सर ये वाला जो टॉपिक है वो आप लोग मुझे हमको जो है ग्राफ को व्यवस्थित समझा दे, तो मैं आप लोगों को उस वक्त जो है बराबर तरीके से समझा दूंगा। यहाँ पर जो है आप लोगों को समझ में आने वाला नहीं है। तो हम लोग एक काम करते हैं, अब जो पेज नंबर 164 है क्यूप्रस ऑक्साइड का क्यूप्रस ऑक्साइड से तांबे का जो निष्कर्षण है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जो है वो समझाऊँगा।